नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड की समृद्ध लोक कथाओं और संस्कृति को संजोने वाला गढ़वाली लोकगीत हे गंगू रमोला का विमोचन शुक्रवार उत्तराखंड प्रेस क्लब में किया गया। गढ़भूमि संस्कृति के बैनर तले बनाए गए इस गीत का निर्देशन सुधीर भट्ट ने किया है। ये गीत उत्तराखंड की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें रमोली के राजा गंगू रमोला और उनके दो बेटों सिद्धवा और विधुवा की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। गीत में प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को बारीकी से उकेरा गया है। गीत को धनराज शौर्य और अर्जुन गढ़वाल ने अपने स्वरों में सजाया है, जबकि संगीत विकेश भारद्वाज ने दिया है। रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग गणेश चंद ने की है और कैमरा और एडिटिंग का कार्य राहुल कठैत ने संभाला है। जो है तो टिहरी गढ़वाल में प्रतापनगर नवासी लिखने में ये वहाँ के राजा थे, तो उसी कहानी पर ये गाना लिखा गया है। ये गंगू रमोला रमोली के राजा है गाने का नाम। और इसमें डीओपी हो गया है राहुल कठेत जी ने और म्यूजिक किया है विकेश भारद्वाज जी ने। बाकी आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आजकल जो था बदल प्रकार के गाना, लेकिन ये धार्मिक गाना और सबसे पहले चीज की गंगू रमोला जो था हमारे टिहरी के राजा और जो बहुत फेमस था। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों का जरिया हम संस्कृति में काम करना, हम सभी लोग कोशिश करना कि हम जो था अपनी पुरानी संस्कृति जिंदा रख सको और हम भी आगे है ना बढ़िया के मतलब चलते रहो ये सब चीजें। बाकी जो था अपने बहुत बहुत बधाई दे दो। गढ़भूमि संस्कृति चैनल का माध्यम से चैनल का नाम भी बहुत सुंदर था, गढ़भूमि संस्कृति, और हमारी संस्कृति यही था। तो आप सभी ने बहुत बहुत बधाई दे लो। जितने का भी ये गाना का पात्र था, म्यूजिशियन हमारा सिंगर भाई, सभी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुरोध जी, पहले तो आप सबको और अर्जुन भाई, हमारे भगराज भाई और सारे बैठे हुए भाई मंडल जी, सारे लोग बैठे, सबको बधाई। तो ये गाना जब अर्जुन भाई कर रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक रात को ही बुलाया था। मैंने कहा कल सुबह आते, कहते नहीं अभी और रात को। मैंने कहा ठीक है, तो टाइम निकाल के रात को। या दूसरी बात है कि ये जो गंगू रमोला जी जो है, ये ऐतिहासिक धरोहर हमारी इस जनरेशन की ये जो पीढ़ी है, ज्यादा लोग को नहीं पता। तो इस जनरेशन में जिस तरह के गाने बन रहे हैं, उसमें ऐसा गाना बनाना और एक तरह से कल्चर वाली ये चीज है। ये मैंने नहीं करा है प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अर्जुन भाई ने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय की गहराई से शुभकामनाएं हैं। और पूरी टीम को, राहुल हो गए, अर्जुन भाई हो गए, छोटे भाई धनराज हो गए, विकास जी इतना बड़ा नाम और बहुत अच्छा टैलेंट है इनके अंदर की, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा गीत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके आज की दुनिया में जिस तरीके के गाने बन रहे हैं, उस दौर पे अगर ऐसे गाने बन रहे हैं और हमारी पौराणिक चीज अगर यूथ के सामने आ रही है, युवा के सामने आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा आप सभी इस गाने को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और प्रमोट कीजिए। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने गंगा किनारे बने महिला और पुरुष रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने स्थित रैन बसेरों का जायजा लिया और वहां मौजूद सुविधाओं की स्थिति को भी परखा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। डीएम ने साफ सफाई, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। डीएम ने स्थानीय निवासियों और रैन बसेरों में ठहरे लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने लापरवाही बरतने अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जो अभी आप बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में 2 मामला आया था। एक भाई हॉस्पिटल का आया हुआ था, एक कल डायमंड हॉस्पिटल का था। भाई को भी हमने बंद कर दिया था।
उनके खिलाफ पुलिस को हमने FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखित भी दे दिया गया है और डायमंड को भी सीज करके उनके खिलाफ नोटिस जारी की जा रही है। देखिए, इसके लिए लगातार हमारे जो नोडल हैं CE के, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगभग अब तक हमारे पास 7.5 से 8 लाख रुपए पेनल्टी, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था कि हम पैसे देके अपना काम करा लेते हैं, पेनल्टी दी है तो पेनल्टी जमा कर देते हैं। हरिद्वार में 2 पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया है। बीते बुधवार की देर रात कुछ लड़कों के साथ हरिद्वार के ज्वालापुर वो पहुंचे थे और अरमान मलिक ने एक लड़के के साथ मारपीट कर दी। दरअसल सौरभ भी एक यूट्यूबर है, उसने अपने चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर किया था। इससे नाराज होकर अरमान मलिक ने लड़के के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को रेल पुलिस चौकी बुलाया और पूछताछ की। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूट्यूबर अरमान मलिक पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ लड़कों के साथ मारपीट की। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि जो लड़के थे उन्होंने अरमान मलिक के ऊपर रोस्ट वीडियो जो है वो बनाया था, जिससे अरमान मलिक काफी नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने लड़कों से मारपीट की। अभी पूरे मामले की छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालू का आतंक जारी है, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं। वहीं जोशीमठ के परसारी के पास ओचा नामक स्थान पर एक भालू का सिर कनस्तर में फंसने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग ने जाल बिछाकर भालू का सर छुड़ाया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने पोस्ट जारी कर कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए क्षेत्र के समस्त सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक आभार। अपने अपने बहुमूल्य वोट से लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया और क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका हर एक वोट केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि का आधार बनेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत गढ़ी कैंट में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, इस क्षेत्र की जनता की मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कह दें या ग्रहण केंद्र बनकर तैयार हुआ है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है, इतना बड़ा ये बना है। तो निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पूर्व सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी तबीयत अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो
राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या देहरादून में आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत करीब 100 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अपने संबोधन में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही हैं और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। देखिए, आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। मैंने बहुत शुभकामना दी है कि बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात जो है वो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में होगा और निश्चित रूप से यही बच्चे जो विभिन्न जनपदों में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ से उत्तीर्ण होते हुए जो है राज्य स्तरीय में पहुंचेंगे और यही राज्य स्तरीय वाले में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे, मुझे उम्मीद है, जो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है।
देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। एनपीएस वात्सल्य ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है एनपीएस वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। एनपीएस वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ हर उम्र के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर ले लिया है। हरक सिंह रावत ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा है कि सीबीआई और ईडी यह साबित कर दे कि मैंने 1 रुपया भी इधर से उधर किया है। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी वह गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। जो सबसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहा 1 रुपये का 1 करोड़ तो छोड़ो, 1 लाख तो छोड़ो, अगर 1 रुपये का घोटाला निकल जाए, एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था। हल्द्वानी में बिजली उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा काशीपुर में तो कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया ही था। अब हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने इसे जनता पर थोपा गया तुगल की फरमान बताया है और जोर देकर कहा है कि वे किसी भी हालत में प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। विधायक सुमित ने कहा, यह फैसला आम जनता के हितों के खिलाफ है। लोग पहले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रीपेड मीटर लगाना उनके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से बिजली आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ेगी, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगी, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पानी का प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है। सरकार ने तो नीति बना दी है। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है, और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले। प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है, प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी। अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करूं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशियों के राजनीतिक जीवन का फैसला बीते दिन ईवीएम में बंद हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 57.64% मतदान हुआ है। अब 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद केदारनाथ को अपना नया विधायक मिल जाएगा। सुबह कड़ाके की ठंड के चलते कई पोलिंग बूथों पर शुरुआती आधे घंटे तक गिनती के वोट पड़े, पर दिन चढ़ने के बाद बूथों पर मतदाताओं में खूब उत्साह देखने को मिला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआर सी पुरुषोत्तम के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन शांतिपूर्वक और
पारदर्शिता के साथ संपन्न हो गया है। कुल 57.64% मतदान हुआ, जिसको लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदान के लिए समस्त अधिकारियों कार्मिकों को बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। ग्राम हल्दूचौर देवरामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क 24 घंटे के भीतर ही उखड़ने लगी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि जगह जगह क्षतिग्रस्त इस सड़क के पैचवर्क कार्य में जमकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। सड़क खराब होने के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी होती है, विशेषकर स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बता दें कि बीजेपी नेता कमल मुनि जोशी ने निर्माण पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कल शाम पैच वर्क के नाम से यहाँ पे ये पेंट डालने का काम किया गया और ठेकेदारों के द्वारा, और इसमें मैं कहूँगा अधिकारियों की भी लापरवाही है और ठेकेदारों की भी लापरवाही है। और क्योंकि इससे होता क्या है कि सरकारें बदनाम होती है, सरकार बदनाम हो रही है और अधिकारियों की और इनकी लापरवाही के कारण मेरे द्वारा जो है माननीय एसडीएम महोदय को भी संज्ञान में इसको डाल दिया गया है। और कुछ समाजसेवी के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे जो है वो अच्छी गुणवत्ता कार्य नहीं हुआ है। इसी के संबंध में आज देखा गया है कुछ जगह पे जो पैचवर्क किया गया है वो एक रात में उखड़ गया है। इस संबंध में विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंच के और इसको पुनः कराएं। इतने समय में इतना खुलेआम इतना लो मटेरियल जो डाला जा रहा है, कई सरकारें हमने देखी, कई मंत्री विधायक देखे, लेकिन इतना लेवल गिरा हुआ कभी नहीं देखा। और अब तो सामने सामने दिन दहाड़े जैसे इस जंगल में है, ये कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रकार का काम है, ठेकेदार और अधिकारी तो कोई दिखाई नहीं देता। ये कि इसमें कुछ गुणवत्ता है नहीं, कोई माल पड़ा ही नहीं है, और जबकि ये कार्य को पूरा होना चाहिए था, आधा अधूरा कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता नहीं है। अब सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार तो पैसा आवंटित करती है, सरकार देती है, इसमें जो है अधिकारियों की जो है लापरवाही है। ये रोड कल शाम को पड़ा है, इसको भी 12 घंटा पूरा हुआ नहीं है, तो अभी से रोड टूटने लगी है। जबकि इसमें इतनी हैवी गाड़ियां चलती हैं, 22 टेरा, 28 टेरा, 30 टेरा, और यहाँ पर सामने जो है अपना क्रेशर है, क्रेशर की गाड़ियां बराबर दिन और रात चलती हैं। अभी तो गोला खुली नहीं है, अभी तो ट्रैफिक और बढ़ेगा इसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना